टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक के थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके सभी क्वेश्चन को टाइप वाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस नए टॉपिक को। देखिए, अगर हम बात करें टाइम एंड डिस्टेंस का, तो इस पूरे टॉपिक के अंदर हमें 3 ही टर्म मिलना है, दूरी, चाल और समय। दूरी को हम डिनोट करेंगे डी से, डी फॉर डिस्टेंस। चाल को हम डिनोट करेंगे एस से, एस फॉर स्पीड। और समय को हम डिनोट करेंगे टी से, टी फॉर टाइम। यही तीनों टर्म आपको इस पूरे टॉपिक के अंदर मिलेगा। इसमें से भी कोई 2 देगा तो आपसे तीसरा पूछा जाएगा। जैसे स्पीड और टाइम देगा तो आपसे डिस्टेंस पूछेगा, डिस्टेंस और स्पीड देगा तो आपसे टाइम पूछेगा, और डिस्टेंस और टाइम देगा तो आपसे स्पीड पूछेगा। कहने का मतलब है कि इसी तीनों में से कोई 2 दे करके और तीसरा आपसे पूछा जाएगा। वह अलग चीज़ है कि डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा कि डिस्टेंस इतना, टाइम इतना, स्पीड इतना। आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को पढ़ के और वहाँ से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना बनता है, स्पीड कितना बनता है। ओके, लेकिन कोई भी जो क्वेश्चन आपका इस पूरे टॉपिक के अंदर बनेगा उसमें क्या होगा कि इसी तीनों में से कोई 2 दे करके और तीसरा आपसे पूछा जाएगा। दूसरी चीज कि यहाँ पे हम लोग केवल टाइम एंड डिस्टेंस ही नहीं करेंगे, बल्कि टाइम एंड डिस्टेंस के साथ साथ हम लोग बोट एंड स्ट्रीम भी करेंगे, रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न भी करेंगे और दौड़ और प्रतिस्पर्धा भी करेंगे। यानी इन सारे टॉपिक को भी हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर ही पढ़ने वाले हैं। अगली चीज यहाँ पे देखिएगा, आपको इस टॉपिक के अंदर यूनिट भी देखने को मिलेगा। आपसे पहले जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, चाहे नंबर सिस्टम का कोई भी टॉपिक हो या फिर अर्थमेटिक का हो, वहाँ पे आपने यूनिट नहीं देखा है, यानी कि मात्रक नहीं देखा है। बट यहाँ पे आपको मात्रक को भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे डिस्टेंस जब भी मिलेगा ना, तो या तो मीटर के फॉर्म में मिलेगा या फिर किलोमीटर के फॉर्म में मिलेगा, या तो मीटर या फिर किलोमीटर के फॉर्म में मिलेगा। बिना यूनिट का यह टॉपिक आपका बनता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे पूछे कि भाई आपके घर से कोचिंग की दूरी कितनी, तो आप बोलोगे 200। तो 200 से यह स्पष्ट, मान लीजिए कि आपने कहा 200, तो 200 से यह स्पष्ट तो नहीं होता है कि आपके घर से कोचिंग की दूरी वास्तव में कितना है, 200 मीटर है कि 200 किलोमीटर है कि 200 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट लगाना पड़ेगा, तभी आप समझ पाइएगा कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना है। उसी तरीके से मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आपके घर से कोचिंग आने में कितना समय लगता है, तो आप बोलोगे 30। तो 30 से तो यह स्पष्ट नहीं होता है ना कि 30 मिनट समय लगा या 30 सेकेंड समय लगा या 30 घंटे का समय लगा। तो कहने का यह मतलब है कि आपको यहां पे ना यूनिट का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस जहां भी मिलेगा वह या तो मीटर के फॉर्म में मिलेगा या फिर किलोमीटर के फॉर्म में मिलेगा। इसी 2 फॉर्म में आपको डिस्टेंस मिलेगा। इसके अलावा टाइम जहां भी मिलेगा वह या तो आपको सेकेंड के फॉर्म में मिलेगा या फिर मिनट के फॉर्म में मिलेगा या फिर आवर के फॉर्म में मिलेगा। जनरली जो समय आपको मिलेगा वह सेकेंड के फॉर्म में या फिर आवर के फॉर्म में। अगर क्वेश्चन मिनट के फॉर्म में होगा तो या तो उसको हम सेकेंड, अगर टाइम मिनट के फॉर्म में मिल जाए तो उसको या तो हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे या फिर उसको हम आवर में कन्वर्ट करेंगे, तभी हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। और तीसरा चीज जो आपका स्पीड है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस टॉपिक का, स्पीड या तो आपको किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में मिलेगा या फिर मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में मिलेगा। इन्हीं दोनों में से कोई एक फॉर्म में आपको स्पीड मिलना है, यानी कि चाल मिलना है। चाल किस फॉर्म में होगा, या तो किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में या फिर मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में। अब इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे गाड़ी के ऊपर उसका स्पीड लिखा रहता है। तो मान लीजिए कि किसी गाड़ी के ऊपर स्पीड लिखा हुआ है 70 किलोमीटर पर आवर। अब इस तरीके से स्पीड लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, बस मीनिंग हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड जब भी मिलेगा तो इसी फॉर्म में, किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में या फिर मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में। डिस्टेंस मीटर और किलोमीटर के फॉर्म में। टाइम जो मिलेगा वह सेकेंड या आवर के फॉर्म में मिलेगा, और जो स्पीड मिलेगा वह किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, यानी पर उसमें लगा हुआ जरूर मिलेगा। तो अगर स्पीड कहीं 70 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि प्रत्येक घंटा में
वह कितना दूरी तय करेगा? 70 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। किसी रेलगाड़ी का स्पीड, किसी बाइक का स्पीड, किसी बस का स्पीड अगर 70 किलोमीटर पर आवर है, इसका यह मतलब है कि वह बस जो है, वह गाड़ी जो है, वह प्रति घंटा यानी 1 घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो 1 घंटा में 70 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 140 किलोमीटर। 3 घंटा में, तो 1 घंटा में 70 किलोमीटर, तो 3 घंटा में 70 गुने 3 210 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो एक तो आपका स्पीड इस फॉर्म में मिलेगा, और अगर स्पीड इस तरीके से मिल जाए 80 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जैसा कि हमने आपसे कहा कि इन दोनों फॉर्म में स्पीड आपको मिलेगा, तो अगर क्वेश्चन में कहीं स्पीड मिल जाए 80 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रति सेकेंड यह गाड़ी जो है वह 80 मीटर की दूरी तय करेगा। किसी गाड़ी का स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड है, इसको क्या पढ़ेंगे? 80 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब प्रति सेकेंड वह 80 मीटर की दूरी तय करेगा। तो आपके पास जो आपका यहाँ पे स्पीड आना है वह या तो किलोमीटर प्रति घंटा के फॉर्म में मिलेगा या फिर मीटर प्रति सेकेंड के फॉर्म में मिलेगा। अब कुछ और जरूरी बातें आपको यहाँ पे जाननी है कि जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जाइए, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को जब भी सोल्व करने के लिए जाइए, तो यूनिट पर आपको पैनी नज़र रखना पड़ेगा। अच्छे तरह से यूनिट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर आप गलत कर दीजिएगा। जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आपका जो डिस्टेंस है ना, क्वेश्चन में जो आपका डिस्टेंस है वह अगर किलोमीटर के फॉर्म में है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस दे रखा है और डिस्टेंस अगर किलोमीटर के फॉर्म में है, ध्यान से समझिएगा, डिस्टेंस अगर किलोमीटर के फॉर्म में है तो इसके साथ जो स्पीड रहेगा वह किलोमीटर प्रति घंटा वाला ही रहेगा। देख लीजिए, दोनों का जो है वह कैटेगरी मैच होना चाहिए। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो इसके साथ जो स्पीड होना चाहिए वह किलोमीटर पर आवर वाला होना चाहिए। या फिर अगर मान लीजिए कि टाइम दे रखा है और टाइम अगर आवर के फॉर्म में है तो इसके साथ जो स्पीड होगा उसको किलोमीटर प्रति आवर के फॉर्म में होना चाहिए। कहने का मतलब है कि डिस्टेंस या टाइम में से कुछ भी दे, और दोनों डिस्टेंस और टाइम में से कुछ भी दे, तो हम यह चेक करेंगे कि डिस्टेंस किस फॉर्म में है। अगर डिस्टेंस किलोमीटर के फॉर्म में है तो इसके साथ स्पीड किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में होना चाहिए, और अगर टाइम दे रखा है और टाइम अगर आवर के फॉर्म में है फिर भी स्पीड किस फॉर्म में रहेगा? किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में। देख लीजिए, कैटेगरी मैच कर रहा है, यहां भी आवर है, यहां भी आवर है। लेकिन अगर डिस्टेंस दे रखा हो और डिस्टेंस मीटर के फॉर्म में है, तो मीटर देख लीजिए इस वाले में है, किस वाले में? सर इस वाले में। तो वहां पे ना आपका स्पीड मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए। अगर डिस्टेंस मीटर के फॉर्म में तो उसके साथ जो स्पीड होगा वह मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए। दूसरी चीज कि अगर टाइम दे रखा हो, डिस्टेंस नहीं दे रखा हो और टाइम दे रखा हो, तो टाइम अगर सेकेंड के फॉर्म में रहे तो उसके साथ जो स्पीड होगा वह किस फॉर्म में होगा? मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में होगा। और अगर मिनट के रूप में समय दे तो उसको या तो आप सेकेंड में कन्वर्ट करिए या फिर आप उसको आवर में कन्वर्ट करिए। मिनट के फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे। तो यह था कुछ जरूरी बातें जिसको जानना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। अब ऐसा क्यों होता है तो उसको हम लोग एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पे एक बेसिक सा फॉर्मूला भी दिया गया है जो आपको पहले से ही पता है। दूरी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? दूरी को हम लोग डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। तो दूरी बराबर यहाँ क्या लिखा गया है? चाल गुना समय। चाल को डिनोट करते हैं एस से और समय को डिनोट करते हैं टी से। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड गुना टाइम होगा। दूरी बराबर क्या होता है आपका? चाल गुना समय होता है। चाल में समय से गुना करेंगे तो दूरी निकल जाएगा। अब इसी से आपका दो फॉर्मूला और बन गया, क्योंकि यह तो आपका इक्वेशन बन गया, दूरी बराबर चाल गुना समय। अब मान लीजिए कि हम स्पीड को यहाँ ले आते हैं, स्पीड इस तरफ गुना में है, इस तरफ ले आएंगे तो भाग में, तो डिस्टेंस बट्टा स्पीड करते हैं तो यह क्या होगा? टाइम। टाइम यानी कि समय बराबर दूरी बट्टा चाल हो जाएगा। उसी तरीके से देख लीजिए, एक फॉर्मूला तो आपका यह था, इसी से यह आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया और इसी से आपका तीसरा फॉर्मूला भी बन जाएगा कि अगर टाइम को इस तरफ लाते हैं तो टाइम बराबर के इस तरफ टाइम गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी कि डिस्टेंस बट्टा टाइम करेंगे तो इधर क्या बचा आपका? स्पीड बचा। यानी चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल और दूरी बराबर चाल गुने समय। कहने का मतलब है कि केवल दूरी निकालना होगा तो हम चाल और समय का गुना करेंगे, बाकी अगर चाल निकालना होगा या फिर समय निकालना होगा तो हम दूरी में भाग करेंगे। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। देख लीजिए हिंदी में, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल बराबर पूछा है तो दूरी बट्टा समय, समय इधर आ जाएगा बट्टा में, दूरी बट्टा समय, और समय बराबर दूरी बट्टा चाल। ठीक है, चलिए, तो यह कॉमन सा फॉर्मूला है जो आपको पहले से भी पता है।
दूरी बराबर चाल गुने समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, और चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अब जो यहाँ पे हमने आपसे कहा था कि यूनिट का आप ध्यान रखिएगा, उसका रोल इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए, गौर से देखिएगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी गाड़ी का आपका स्पीड दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर। दो क्वेश्चन से इसको हम लोग समझेंगे अच्छी तरह से। किसी गाड़ी का आपका स्पीड दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर, और आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाए कि इसके द्वारा 5 घंटे में तय दूरी आप बताइए। एक क्वेश्चन तो आपका यह हो गया। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, वही है, एक गाड़ी का जो स्पीड है वह दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर, और आपसे यह क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई इस गाड़ी के द्वारा 10 सेकेंड में तय दूरी आप बता दीजिए कि क्या होगा। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है और टाइम दे रखा है, चाल और समय है, बताना क्या है, दूरी बताना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। पर आवर कहने का मतलब इसके बट्टा में एच है, एच कहाँ पे है, बट्टा में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 90 किलोमीटर पर आवर मतलब कि यह जो एच है वह कहाँ है, बट्टा में है। तो चाल हो गया इतना, यह तो आपका चाल है, गुना समय कितना है, समय है 5 घंटा, चाल गुना समय करिए। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन में भी आइए, यहाँ पे देखिएगा चाल दे रखा है, समय दे रखा है, डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम। तो स्पीड कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर, और समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 10 सेकेंड। अब आप क्वेश्चन को सोल्व करिए, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए चलते हैं, यहाँ बट्टा में एच है यानी आवर है, और यहाँ ऊपर में आवर है। यह जो आवर है वह कहाँ पे है, नीचे में है, और यह आवर कहाँ पे है, ऊपर में है। तो आवर कट गया, आवर कटा, केवल क्या बचा, किलोमीटर, और किलोमीटर किसका यूनिट है, दूरी का। तो क्या निकल जाएगा आपका, दूरी निकल जाएगा। तो दूरी निकलने के लिए इस आवर को तो कटना ही चाहिए, तो एच से आपका एच कैंसिल हो गया। अब 9 पंचे 45 कितना हो गया, 450 किलोमीटर। यानी कि अगर किसी गाड़ी का चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5 घंटे में उसके द्वारा तय दूरी कितना होगा, 450 किलोमीटर। यानी दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब प्रत्येक घंटा में 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो 1 घंटा में 90, तो 2 घंटा में 90 गुना 2, 3 घंटा में 90 गुना 3, 5 घंटा में 90 गुना 5, 10 घंटा में 90 गुना 10। लेकिन यहां पे क्या दिक्कत है कि देखिए यहां यूनिट आवर है और यहां यूनिट सेकेंड है। क्या इसको हम काट सकते हैं, नहीं सर, इस बार हम लोग इसको नहीं काट सकते हैं। इस बार यह नहीं कटेगा, और नहीं कटेगा तो हम लोग डिस्टेंस भी यहां पे नहीं निकाल पाएंगे, नहीं कटेगा तो डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे। तो अब कैसे सोल्व करें इस क्वेश्चन को, हम कब सोल्व कर पाते, जब मीटर पर सेकेंड में आपका चाल दे रहा होता। तो अब इसको बदलना पड़ेगा, चाल को हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, मीटर पर सेकेंड में। क्योंकि देखिए यहां जो समय दे रखा है वह सेकेंड के फॉर्म में, और समय सेकेंड के फॉर्म में रहे तो इसके साथ चाल क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में नहीं है तो कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट करने के लिए कितना से गुना करते हैं, 5/18 से। इस चीज को हम अभी डिटेल में आपको बताएंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम एंड डिस्टेंस का यही है। क्या करना है, चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में रहे तो उसमें 5/18 से गुना करिए, 18 पंचे 90, अब कितना हो गया, पंचे 25। अब जो चाल है 25 वह किलोमीटर नहीं, अब किस फॉर्म में आ गया, मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में आ गया। चाल आपका कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा से किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर पर सेकेंड से, पर सेकेंड में। बट इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आया। जैसे कोई गाड़ी अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले और दूसरा 25 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से चले, इसका मतलब दोनों का स्पीड सेम है, सिर्फ अंतर कहाँ है, यूनिट बदला है, यूनिट बदला है, वैल्यू इसका चेंज नहीं हुआ है। जैसे आपसे हम कहे कि 1 मीटर में और 100 सेंटीमीटर में क्या अंतर है, तो आप बोलोगे कि सर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, दोनों वैल्यू बराबर है। हम 1 मीटर कपड़ा कहीं से परचेज करें या 100 मीटर कपड़ा परचेज करें, दोनों का वैल्यू क्या आना है, दोनों कपड़ा का मात्रा बराबर आना है। बस अंतर क्या है, एक जगह यूनिट मीटर है और एक जगह यूनिट सेंटीमीटर है। तो उसी तरह से 90 किलोमीटर पर आवर और 25 मीटर पर सेकेंड में कोई अंतर नहीं है। अंतर किसका है, सिर्फ यूनिट का अंतर है, सिर्फ यूनिट चेंज हुआ है, बाकी स्पीड में कोई अंतर नहीं है। ओके, चलिए अब स्पीड हमारा किस फॉर्म में आ गया है, मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में आ गया है। तो यह आपका चाल हो गया, और इसके साथ समय कितना दे रखा था, 10 सेकेंड दे रखा था। देखिए इससे यह कैंसिल हो गया, 25 गुने 10 कितना मीटर हो गया, 250 मीटर हो गया। तो इसी चीज का ध्यान रखने के लिए हमने आपसे कहा था कि यूनिट को आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि अगर
समय आपका सेकेंड के फॉर्म में दे, वैसे ही आप स्पीड को कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकेंड में। और अगर मान लीजिए कि समय आपका आवर के फॉर्म में दे तो इसके साथ स्पीड किस फॉर्म में होना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो जो पहला और सबसे जरूरी चीज है जो आपको अभी सीखना है वो वही सीखना है कि मान लीजिए कि क्वेश्चन में जो आपका दे स्पीड दे, ठीक है, दो चीज़ों को आपको सीखना है कि क्वेश्चन में जो स्पीड दे वह अगर मान लीजिए कि किलोमीटर प्रति घंटा के फॉर्म में दे दिया और हमें इस आवश्यकता है इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने का, तो हम इसमें कितना से गुना करेंगे, 5/18। इस यूनिट को आप ध्यान रखिएगा, कितना से गुना करना है, 5/18। तो जब भी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दे, अगर आप उसमें 5/18 से गुना कर देते हैं तो स्पीड आपका अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में स्पीड आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन यह आएगा कि सर 5/18 से गुना करने पर क्या वैल्यू चेंज होगा? वैल्यू चेंज नहीं होगा, जो स्पीड है वही स्पीड रहेगा, स्पीड में कोई अंतर नहीं आएगा, सिर्फ यूनिट उसका चेंज हो जाता है। जैसे आप ऐसे भी तो लिखते हो ना, 1 मीटर बराबर क्या लिखते हो आप, 100 सेंटीमीटर लिखते हो। तो क्या यह दोनों मात्रा अलग अलग है? नहीं सर, दोनों मात्रा सेम ही है। अंतर कहाँ है, यहाँ यूनिट मीटर है, यहाँ यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है। तो बस यूनिट तो हम लोग बदल रहे हैं, तो सेम चीज यहाँ पे करेंगे। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया, उसमें आपने 5/18 से गुना कर दिया तो स्पीड आपका मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें अंतर कुछ नहीं आएगा, बस यूनिट आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसा कि हमने आपसे कहा कि आपके मन में सवाल अब यह उठ रहा होगा कि 5/18 ही क्यों, कोई दूसरा वैल्यू क्यों नहीं? तो इसके पीछे देख लीजिए कारण है, किलोमीटर पर आवर है ना, तो इसके लिए देखिए किलोमीटर का मतलब सीधे क्या है, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। सीधे किलोमीटर के बदले हम क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर होता है। सीधे हम बोलेंगे कि घंटा भर समय लगा, इसका मतलब 1 घंटा समय होगा। तो सीधे किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को मीटर में बदलिए, 1000 मीटर हो जाएगा। प्रति का मतलब बट्टा होता है, आवर, अब आवर का मतलब 1 आवर, 1 आवर का मतलब सेकेंड कितना, 3600 सेकेंड। बस इसी को हम लोग कन्वर्ट किए हैं, देख लीजिए। किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, आवर का मतलब 3600 सेकेंड। सोल्व करिए, 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, 1 घंटा में 60 मिनट और प्रत्येक मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 × 60 3600 सेकेंड हो गया। अब देखिएगा, 00 से 00 कैंसिल, 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ऊपर में वैल्यू कितना आया, 5, नीचे में वैल्यू क्या आया, 18। 5/18 क्या है, मीटर पर सेकेंड। यानी प्रति किलोमीटर 1 किलोमीटर में 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। 1 किलोमीटर में तो 2 किलोमीटर में 2 × 5/18, 3 किलोमीटर में 3 × 5/18, 4 किलोमीटर में 4 × 5/18, 100 किलोमीटर में 100 × 5/18। तो कहने का यह मतलब है कि सिर्फ इस यूनिट को आप ध्यान रखिएगा, 5/18 से अगर आप गुना कर देते हैं तो स्पीड आपका अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पीड आपका अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। और इसका उल्टा भी आपको ध्यान रखना है, इसका उल्टा कि मान लीजिए कि अगर स्पीड मीटर पर सेकेंड में ही दे दिया और आपको आवश्यकता है कि हमें इसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो कितना से गुना करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे, इसके उल्टा से। और जैसे ही 18/5 से गुना करिएगा तो जो आपका मीटर पर सेकेंड है वह किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। देखिए, इसकी आवश्यकता कब पड़ेगी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने का, जब जो दूरी दे वह मीटर के रूप में या फिर समय दे वह सेकेंड के फॉर्म में हो, तो उसके साथ जो चाल होगा वह मीटर पर सेकेंड वाला ही होगा। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है तो 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकेंड में आ जाइए। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग आए थे, यहाँ पे देख लीजिए, दूरी चाल दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में, समय सेकेंड के फॉर्म में, तो समय सेकेंड के फॉर्म में है तो इसके साथ जो चाल होगा वह मीटर पर सेकेंड वाला होना चाहिए था। नहीं है तो इसको मीटर पर सेकेंड में हम लोग कन्वर्ट किए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट यह डाटा है। अब कई बार जो यह डाटा है उसको लेकर के आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई 5/18 से कि 18/5 से, ठीक है, कितना से गुना करें, दोनों वैल्यू आपको सेम ही दिखता है। तो गौर से देखिएगा एक चीज कि 18/5 और 5/18 इस दोनों को कंपेयर करिए और कंपेयर करके यह बताइए कि दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा वैल्यू कौन है। 18/5 और 5/18 में बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे कि सर 18/5 है। 3 दशमलव कुछ इसका वैल्यू होगा और इसका वैल्यू देखिए 5 में तो 18 से भाग लगेगा नहीं, तो 0 दशमलव कुछ, मतलब यह वैल्यू बड़ा है, यह वैल्यू छोटा है। 18/5 बड़ा है, 5/18 छोटा है। दूसरा चीज कि किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकेंड में बड़ा कौन है, तो मीटर
पर सेकेंड छोटा है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है। किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा वैल्यू है, बड़ा यूनिट है, और मीटर पर सेकेंड छोटा यूनिट है। और 18/5 और 5/18 में बड़ा कौन है? 18/5, और 5/18 क्या है? छोटा है। तो अब ध्यान से समझिएगा क्या करना है, कैसे आपको ध्यान रखना है। आपको ऐसे सोचना है कि अगर बरका में जाना होगा तो बरके से गुना, बरका में जाना होगा कहने का मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में जाना होगा, तो बरका में जाना होगा तो बरके से गुना यानी 18/5 से, और अगर छोटका में जाना होगा तो छोटके से गुना। हमें क्या सोचना है? हमें यह सोचना है कि जाना किस में है, बरका में कि छोटका में। बरका में जाना होगा तो बरके से गुना, और छोटका में जाना होगा तो छोटके से गुना। यानी मीटर पर सेकेंड में जाना है मतलब छोटका में जाना है तो 5/18 से गुना करेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है ना, ध्यान रखिएगा जाना कहाँ है वो आपको देखना है, किस में कन्वर्ट करना है, बरका में कन्वर्ट करना है कि छोटका में। बरका में कन्वर्ट करना होगा तो बरके से गुना, और छोटका में कन्वर्ट करना होगा तो छोटके से गुना। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए कि स्पीड आपका दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है मतलब छोटका में, किलोमीटर में दे रखा है, मीटर पर सेकेंड में जाना है मतलब छोटका में, तो छोटके से गुना यानी 5/18 से। काटिए 18 चौके 72, 5 चौके 20, अब यह 20 किलोमीटर नहीं क्या होगा? 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो छोटका में जाना होगा तो छोटके से गुना, और बरका में जाना होगा तो बरके से गुना। आगे चलिए, अब कुछ डाटा आपको याद भी रखना पड़ेगा इसमें, कुछ डाटा आपको इसमें से याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर स्पीड आपका, देखिएगा यहाँ पे, अगर स्पीड आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है तो मीटर पर सेकेंड में इसका स्पीड क्या होगा? तो 18 में 5/18 से गुना करिए, 5 मीटर पर सेकेंड, यही तो होगा। देखिए जरा सा, अगर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर पर सेकेंड में कितना होगा? 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। देखिए 18 किलोमीटर है ना, इसमें 5/18 से गुना करिएगा तो इससे यह कैंसिल हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब यह है कि बरका अगर चलेगा 18 के टेबल में तो छोटका चलेगा किसके टेबल में? 5 के टेबल में। बरका 18 का जितना गुना, छोटका 5 का उतना गुना। जैसे अगर मान लीजिए कि स्पीड दे दिया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 दूना 36, तो इधर हम करेंगे 5 दूना 10 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि स्पीड दे दिया 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया, तो बरका 18 के गुना में 18 तिया 54, तो छोटका 5 के गुना में 5 तिया 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यहां से ही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। चौथा देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया, तो 18 चौके 72, तो 5 चौके 20, यानी कि मीटर पर सेकेंड में स्पीड क्या होगा? 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर स्पीड आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया 18 पंचे 90, तो मीटर पर सेकेंड में यह स्पीड कितना हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकेंड आपका यह स्पीड हो जाएगा। तो इतना डाटा आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर बरका चलता है 18 के टेबल में तो छोटका किसके टेबल में? 5 के टेबल में। 18 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 5 मीटर प्रति सेकेंड, 36 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड, 18 तिया 54 तो 5 तिया 15, 18 चौके 72 तो 5 चौके 20, 18 पंचे 90 तो पंचे 25 मीटर प्रति सेकेंड। किसी को आप कन्वर्ट करके देख लीजिए ना, इसमें 5/18 से गुना करिए, 5/18, 18 पंचे 90, 25 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में है, किलोमीटर बराबर में लाना है, 18/5 से गुना करिए, पंचे 25, 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो आप यह तो सीख चुके हैं कि हमें करना कितना से गुना है, लेकिन यह डाटा ऐसा है जो बार बार क्वेश्चंस में आएगा ही, तो वहां पे हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेंगे। 36 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड, 54 यानी कि 15 मीटर प्रति सेकेंड, 72 यानी कि 20 मीटर प्रति सेकेंड, 90 यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए, तो इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको अब तक बताया गया। अभी तक देखिए हम लोग देख चुके हैं कि 3 ही यूनिट आपको मिलना है, कहने का मतलब 3 ही टर्म इस टॉपिक के अंदर मिलना है, दूरी, चाल और समय। इसमें से भी कोई 2 देकर के तीसरा आपसे पूछेगा। और जैसा कि हमने आपसे कहा कि क्वेश्चन में डायरेक्टली दूरी, समय और चाल नहीं देगा, आपको क्वेश्चन को पढ़ के वहाँ से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि यहाँ दूरी, समय और चाल कितना है, लेकिन क्वेश्चन रिलेटेड होगा इसी तीनों से। दूसरी चीज़, डिस्टेंस आपको मिलेगा या तो मीटर या किलोमीटर के फॉर्म में, टाइम मिलेगा या तो सेकेंड
या मिनट या आवर के फॉर्म में, और स्पीड या तो किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में या मीटर पर सेकंड के फॉर्म में। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, यूनिट मैच जरूर करना चाहिए। अगर दूरी किलोमीटर में तो उसके साथ जो स्पीड होगा वह किलोमीटर प्रति घंटा के फॉर्म में, अगर दूरी मीटर के फॉर्म में तो उसके साथ जो स्पीड होगा वह मीटर पर सेकंड के फॉर्म में, अगर समय आवर के फॉर्म में उसके साथ जो स्पीड होगा वह किलोमीटर प्रति आवर के फॉर्म में मैच कर रहा है। अगर दूरी अगर समय सेकंड के फॉर्म में तो उसके साथ जो चाल होगा वो मीटर पर सेकंड के फॉर्म में होगा। तो यूनिट का बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, आगे चलिए। चाल होता क्या है? प्रति घंटा तय दूरी ही चाल कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति 1 घंटा में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसका चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई व्यक्ति 1 घंटा में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल होगा। प्रति घंटा जो तय दूरी होता है वही चाल होता है। अगली चीज जो आपने सीखा है, चाल का कन्वर्जन। अगर चाल किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, आप उसमें 5/18 से गुना करिएगा तो चाल मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर चाल मीटर पर सेकेंड में दे रखा है, उसमें आप 18/5 से गुना करिएगा तो चाल क्या होगा? किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाकी आपने यहाँ पे कुछ टेबल देखा जिसका उपयोग हम लोग करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के दौरान। इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ थ्योरी हम लोग रिलेटेड टू ट्रेन भी कर लेते हैं, बहुत ही काम आने वाला है। यहाँ जो थ्योरी हम लोग देखने वाले हैं, देखिएगा गौर से। यहाँ पे क्या आपका लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। बोला यह गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन है ये, यहाँ पे जो डाटा दे रखा है उसको गौर से देखिएगा। अब क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, अब जो थ्योरी हम लोग कर रहे हैं रिलेटेड टू ट्रेन कर रहे हैं। बोला यह गया है कि पोल, पॉइंट, मैन, ट्री डॉट 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 ईटीसी की लंबाई ट्रेन की लंबाई के तुलना में नगण्य है। देखिए, ट्रेन की लंबाई के तुलना में नगण्य, नगण्य कहने का मतलब क्या होता है? न के बराबर है। किसका किसका लंबाई? पोल, पोल कहने का मतलब किसी खंभे की लंबाई। वह टेलीग्राफ का खंभा हो सकता है, वह बिजली का खंभा हो सकता है, किसी भी चीज़ का जो खंभा का लंबाई होता है, खंभा की लंबाई को, इस तरह से खंभा है, इसकी लंबाई को, लंबाई कहने का मतलब कि इसका जो मोटाई है उसकी बात हो रहा होता है, क्योंकि ट्रेन इसकी मोटाई को पार करता है। लंबाई आप इसकी ऊंचाई को मत समझिएगा, ठीक है। तो जो ट्रेन, जो खंभे की लंबाई होता है उसको गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि रेलगाड़ी के लंबाई के तुलना में यह न के बराबर होता है, क्योंकि इसका अपने आप में कुछ लंबाई होता नहीं है। तो इस वजह से नगण्य होता है, इस वजह से इसे हम लोग क्या बोलेंगे? नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु, यानी न के बराबर दूरी वाली वस्तु कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे? नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु। किसको किसको? पोल को, यानी किसी भी खंभा को। पॉइंट यानी कोई भी जो बिंदु होगा, किलोमीटर वाला पॉइंट देखते होंगे कि लगा रहता है। इसके अलावा मैन, मैन कहने का मतलब कोई भी आदमी। अब यहाँ पे मैन बोले, ओमैन बोले या कोई एनिमल बोले, सब उसी श्रेणी में आ जाएगा ना। आदमी हो, औरत हो, कुत्ता हो, सब को हम लोग क्या बोलेंगे? नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु। इसके अलावा ट्री यानी कि कोई पेड़ हो, सब एक ही श्रेणी का है। कोई पेड़ हो या कोई व्यक्ति हो या फिर कोई खंभा हो, यह सब का जो लंबाई है वह ट्रेन की लंबाई के तुलना में नगण्य है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु। व्यक्ति नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु, कुत्ता नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु, है ना, पेड़ नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु, कोई खंभा नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु। और किसी भी नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने के लिए ट्रेन को केवल अपनी ही लंबाई इतनी दूरी तय करनी होती है। इंपॉर्टेंट बात यहां पे यह है कि कोई भी जो नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु है ना, उसको पार करने के लिए रेलगाड़ी को सिर्फ अपनी लंबाई इतनी दूरी तय करनी होती है। मतलब ट्रेन का जितना भी लंबाई होगा उतनी ही दूरी अगर ट्रेन तय करता है तो वह नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु को पार कर जाएगी। जैसे कहने का मतलब कि किसी रेलगाड़ी का लंबाई अगर 200 मीटर है और उसे पार करना है किसी व्यक्ति को, तो व्यक्ति तो नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु है। इसका मतलब ट्रेन को अपनी ही लंबाई इतनी दूरी तय करना पड़ेगा, मतलब 200 मीटर की ही दूरी तय करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई रेलगाड़ी है, उसका लंबाई 500 मीटर है और उसे पार करना है किसी बिजली के खंभे को, तो बिजली का खंभा तो नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु होता है। तो नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने का मतलब है कि ट्रेन को अपनी ही लंबाई इतनी दूरी तय करनी होगी। यानी ट्रेन का लंबाई 500 मीटर है तो 500 मीटर की ही दूरी तय करनी होगी उसे पर्सन को, किसी व्यक्ति को या खंभे को पार करने के लिए। प्रैक्टिकली देखिए यहां पे समझते हैं। यह हमारा रेलगाड़ी है और यहां पे कोई पर्सन है, ठीक है। इस पोजीशन पे आपका कोई पर्सन है। अब इस पर्सन को ना गौर से देखिएगा, इस पर्सन को यहां पे जो है, इस पर्सन को रेलगाड़ी पार कर रही है। इस पर्सन को क्या है आपका? रेलगाड़ी पार करी। इस सिचुएशन में रेलगाड़ी होगी तो हम बोलेंगे कि रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर रही है। देख लीजिए
यहाँ पे अगर रेलगाड़ी का जो आगे वाला पार्ट है, आगे वाला पार्ट जो हेडलाइट है उसको देखिएगा, तो आगे वाला पार्ट जब यहाँ पे है तो हम बोलेंगे कि जो रेलगाड़ी है वह व्यक्ति को पार करना आरंभ कर लिया है। ठीक है, अब पार करने के लिए देखिएगा कितनी दूरी तय करना पड़ेगा। गौर से देखिए, क्या रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर गया? नहीं, पार नहीं किया। अब देख लीजिए, अब देखिए यहाँ पे क्या रेलगाड़ी व्यक्ति को पार किया? नहीं किया। आगे बढ़ाते जाइए, यहाँ देखिए, क्या अब व्यक्ति रेलगाड़ी को पार कर लिया? हाँ सर, अब पार कर लिया। जब पीछे वाला पार्ट भी निकल जाएगा तभी तो बोलेंगे ना कि रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर लिया। तो गौर से अगर आप देखिएगा तो पता चलेगा कि यह वाला पार्ट, फिर से देखिए, इसका जो आगे वाला पार्ट है, जो हेडलाइट है अभी यहाँ पे है, यह चल के कहाँ तक आया है? यह चल के यहाँ तक आया, इस पार्ट तक आया। तब हम लोग बोले कि रेलगाड़ी जो है यहाँ तक आया। यह पार्ट, जो पार्ट कहाँ था आपका? यहाँ पे था। जो पार्ट यहाँ पे था चल के यहाँ तक आया, तो हम लोगों ने कहा कि व्यक्ति को रेलगाड़ी पार कर गया। तो पार करने के लिए कितनी दूरी तय करना पड़ा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पार्ट को आना पड़ा। ये जो हेडलाइट वाला पार्ट है, अगला पार्ट है ना, पहले यहाँ था, इसको चल के कहाँ तक आना पड़ा? यहाँ तक आना पड़ा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह वास्तव में क्या है? वह वास्तव में रेलगाड़ी का लंबाई है। तो यही कारण है कि हमने आपसे कहा है कि किसी भी नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने के लिए रेलगाड़ी को सिर्फ अपनी ही लंबाई इतनी दूरी तय करनी होती है। क्लियर? अगर हम आपसे कहें कि किसी रेलगाड़ी का लंबाई 200 मीटर है, ठीक है, रेलगाड़ी का लंबाई कितना मीटर है? 200 मीटर। यही रेलगाड़ी, इसका लंबाई 200 मीटर है। इसे इस पर्सन को पार करने में कितनी दूरी तय करना पड़ेगा? सर 200 मीटर की ही दूरी तय करना पड़ेगा, क्योंकि नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने के लिए रेलगाड़ी को सिर्फ अपनी लंबाई इतनी दूरी तय करनी होती है। ओके, चलिए, एक कॉन्सेप्ट तो आपका रिलेटेड टू ट्रेन समाप्त हुआ। अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट में। दूसरा कॉन्सेप्ट देख लीजिए यहाँ पे क्या है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका सेल्फ डिस्टेंस का है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, बोला क्या गया है? ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है पुल। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म अच्छी तरह से आपको पता है, रेलगाड़ी जहां रुकती है। टनल यानी कि सुरंग। डॉट 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 ईटीसी की लंबाई, यानी इस तरह के वस्तु की लंबाई। किसका लंबाई? ब्रिज का। ब्रिज यानी पुल का लंबाई। आप देखते होंगे पुल बहुत लंबा लंबा होता है, रेलगाड़ी से भी कई गुना लंबा पुल होता है। प्लेटफॉर्म का भी लंबाई बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। टनल, सुरंग भी देखते हैं कई कई किलोमीटर में होता है। तो यह सब चीज़ें जो है, इसका लंबाई रेलगाड़ी के लंबाई के तुलना में कंसिडरेबल है। मतलब इस पर आपको विचार करना पड़ेगा, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। किसको? ब्रिज को, प्लेटफॉर्म को, टनल को, पुल को, प्लेटफॉर्म को और सुरंग को। इन सब चीज़ों का जो लंबाई है वह रेलगाड़ी के लंबाई के तुलना में कंसिडरेबल है, यानी कि कुछ ना कुछ तो है। तो इसे आपको सोचना पड़ेगा। इस वजह से इसे हम लोग कहते हैं सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु। इस वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं? इस वजह से इसे हम लोग कहते हैं सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु, क्योंकि यह अपने आप में भी कुछ डिस्टेंस रखता है। अपने आप में भी कुछ डिस्टेंस रखता है, इस वजह से इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु। किसको बोलेंगे? पुल को बोलेंगे, प्लेटफॉर्म को बोलेंगे, सुरंग को बोलेंगे। इस सब का जो लंबाई होता है वह रेलगाड़ी के लंबाई के तुलना में कंसिडरेबल होता है। इस वजह से इसको हम लोग सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु बोलेंगे। लेकिन खंभे को नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु, व्यक्ति को नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु, पेड़ को नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु, बट प्लेटफॉर्म को सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु। अंतर करिएगा, पुल को सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु, सुरंग को सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु। तो जो भी सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु समझ गए हैं किसको बोलेंगे? पुल को, प्लेटफॉर्म को, टनल को, जिसका भी अपने आप में कुछ दूरी होगा उसी को हम लोग बोलेंगे सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु। और आगे देखिएगा, और कोई भी जो सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है उसको पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई के साथ साथ वस्तु के लंबाई के योग को भी पार करना होता है। कोई भी जो सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है उसको पार करने के लिए रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के साथ साथ उस वस्तु के, जो सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है उसके लंबाई, दोनों के योग इतनी दूरी तय करना होगा। कितनी दूरी तय करना होगा पार करने के लिए? समझिएगा, किसी भी सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई प्लस उस वस्तु की लंबाई के योग इतनी दूरी तय करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी ट्रेन का लंबाई है 200 मीटर, ठीक है, ट्रेन का लंबाई कितना मीटर है? 200 मीटर, और इसे 700 मीटर लंबे पुल को पार करना है, तो इसे कुल कितनी दूरी तय करना पड़ेगा? 200 प्लस 700 यानी कि 900। अगर ट्रेन का लंबाई है 300 मीटर और इसे पार करना है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, है ना,
ट्रेन 300 मीटर तो ट्रेन का लंबाई, 200 मीटर प्लेटफॉर्म का लंबाई, तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए रेलगाड़ी को 300 प्लस 200 यानी कि 500 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। आइए इस चीज़ को यहाँ पे प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे यह जो रेलगाड़ी है इसको बिल्कुल यहाँ पे लाइए, यहाँ पे अगले पार्ट को देखिए, सिर्फ यह वाला जो पार्ट है इसको देखिए, इस पोजीशन पे है। अब जब इस पोजीशन पे है तो आपने बोला कि अभी जो रेलगाड़ी है वह इस पुल को पार करना आरंभ किया है या इस सुरंग को पार करना शुरू किया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 किलोमीटर पीछे हो और आप बोलो कि पार करना शुरू कर दिया। जब ट्रेन, मान लीजिए हम बोलेंगे कि ट्रेन हमको पार कर रहा है तो मेरे बिल्कुल समीप होगा तब तो बोलेंगे कि ट्रेन पार करना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं कि 500 मीटर पीछे ही होगा वहाँ से ही हम बोलेंगे। तो प्लेटफॉर्म के या फिर टनल कुछ भी है, यह हमारा सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है, इसके बिल्कुल समीप है अगला पार्ट, तो हम बोलेंगे कि अब रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को या इस टनल को, सुरंग ही मान लेते, इस सुरंग को पार करने वाली है। अब पार कराइए, गौर से देखिएगा, इस पार्ट पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, क्या रेलगाड़ी सुरंग को पार कर गई? नहीं, अभी तो रेलगाड़ी सुरंग के अंदर है। पार कब करेगी? जब पीछे वाला पार्ट भी आगे निकल जाए। लेकिन यह वाला पार्ट पहले यहाँ था, अब यहाँ आ चुका है। यह वाला पार्ट पहले यहाँ था, अब यहाँ आ चुका है। अब और आगे इसको बढ़ाइए, देख लीजिए यहाँ तक इस केस में आएगा, तब बोलेंगे हम लोग कि रेलगाड़ी अब सुरंग को पार कर गई है। देखिए यह वाला पार्ट कहाँ गया है? यहाँ पे आ गया है। पहले कहाँ था? यहाँ था। वापस से देखते चलिएगा इसके पोजीशन को। जब यहाँ था, अगले पार्ट को देखिए, यहाँ था तो बोले थे कि पार करना शुरू किया। देख लीजिए अब चल के जब यहाँ तक आया तब हम लोग बोले कि पार कर गया। तो पार करने के लिए कुल कितना दूरी तय करना पड़ा? गौर से देखिएगा, यहाँ से चलना शुरू किया था ना, यहाँ से चलना शुरू किया था और यह पार्ट यहाँ आ गया है। इसी पार्ट को हम लोग देख रहे हैं, यह पार्ट यहाँ आ गया है जो कि यहाँ पे था। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी तय करना पड़ा इस टनल को पार करने के लिए। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक इस पुल, इस सुरंग की लंबाई हो गया और यह ट्रेन की लंबाई हो गया। मतलब सुरंग की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों के योग को पार करना होगा, तभी रेलगाड़ी जो है सुरंग को पार कर पाएगी। तो सीधा सीधा यहाँ पे मतलब यह है कि किसी भी नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने के लिए रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के साथ साथ केवल अपनी लंबाई इतनी दूरी तय करना होता है। बट किसी भी सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने के लिए रेलगाड़ी को केवल अपनी लंबाई नहीं बल्कि अपनी लंबाई के साथ साथ उस सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को भी पार करना होता है। अगर क्वेश्चन में ऐसे बोले कि कोई रेलगाड़ी 10 सेकेंड में पुल को पार कर गई, इसका मतलब है कि 10 सेकेंड में रेलगाड़ी ने अपनी लंबाई और पुल की लंबाई दोनों के योग इतनी दूरी तय की है। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि रेलगाड़ी 15 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार कर गई, इसका मतलब है कि रेलगाड़ी 15 सेकेंड में अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग इतनी दूरी तय की है। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि रेलगाड़ी 10 सेकेंड में व्यक्ति को पार कर गई, तो व्यक्ति तो नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु है। इसका मतलब है कि 10 सेकेंड में रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई इतनी दूरी तय की होगी, क्योंकि व्यक्ति को पार करने का मतलब है कि रेलगाड़ी केवल अपनी ही लंबाई इतनी दूरी तय करता है। तो 10 सेकेंड में व्यक्ति को पार करे, खंभा को पार करे, इसका मतलब कि 10 सेकेंड में रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई इतनी दूरी तय करता है। क्लियर है? चलिए, तो इतना कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी था। बाकी तो आपको पता ही है कि फॉर्मूला हम लोगों को वही यूज करना है जो फॉर्मूला अभी जस्ट आपने देखा कि दूरी बराबर चाल गुने समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल और चाल बराबर दूरी बट्टा समय। इसके अलावा जो ट्रेन से रिलेटेड होगा उसमें और कई फॉर्मूला हम लोगों को देखना है। क्रॉसिंग टाइम का देखना है ना, इसके अलावा कैचिंग टाइम का देखना है और भी कई देखना है। तो उन सभी फॉर्मूला को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब तक हम लोग जितना थ्योरी कर चुके हैं उस पे रिलेटेड जो क्वेश्चन है पहले उसको हम लोग करेंगे, ताकि इतना कॉन्सेप्ट जो हमारा है वह क्लियर हो जाए। उसके बाद बारी बारी से सभी टाइप का हम लोग थोड़ा थोड़ा थ्योरी करेंगे और उस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग करेंगे और इस तरीके से हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस को समाप्त करेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले दिन इसके बाकी बचे कॉन्सेप्ट के साथ में इसके ऊपर जो आधारित क्वेश्चन है उसके साथ। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।